हेलो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों, आज फिर हम लोग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन है और जो आपके एग्ज़ाम क्लास 12th मैथ्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव का खजाना। आज हम लोग इस क्लास में ऑब्जेक्टिव के खजाना में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। इस ऑब्जेक्टिव के खजाना के क्लास में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 12th जेक बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा। और हम लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव क्लास में बच्चों अगर देखें तो हम लोग रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया। और आज के क्लास में हम लोग टोटल 2 चैप्टर जैसा बता चुके थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। याद रहे, हम जब दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ मेरे बातों को सुने और सुनने के बाद इसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आप पहले क्लास को देखें, पहले क्वेश्चन को देखें और समझते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड हमारा जो अभी चल रहा है क्वेश्चन, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाना है। बोलता है क्या, एक वृत्त की त्रिज्या, आप यहाँ देखते जाएं, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है, सबसे एकदम ना सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी के सामने एक वर्ड लिखा रहेगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा सारा चीज। अगर किसी क्वांटिटी के सामने ये वर्ड लिखा हुआ है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उस क्वांटिटी, उस राशि में चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एकदम मीनिंग को समझिए, बात किसका कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या का, और वो क्या बोल रहा है, बढ़ रहा है। अगर वृत्त का त्रिज्या r है तो इसका मतलब बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन, तो परिवर्तन को d से दिखलाएंगे, दैट मीन्स dr, ठीक है। अब परिवर्तन होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो ढूंढिए किसी के रिस्पेक्ट में बोला है, नहीं, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, तो वह किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिए मेरे बात को फिर से। क्या बोला कि ये जो हमारा त्रिज्या रेडियस जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आइए मेरे बात को, त्रिज्या बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब हुआ dr, मतलब r का मतलब रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन। अब जब भी आपका चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, तो रिस्पेक्ट को नीचे d लिखते हैं। तो पढ़िए यहाँ किसी रिस्पेक्ट का, किसी के सापेक्ष, किसी के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है क्या, तो पता चल रहा है किसी का नाम नहीं बोला है, तो नहीं बोला है, इसका मतलब इसमें चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया, एकदम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना इस चीजों को समझ लीजिए, आपका सारा चीज कंप्लीट, सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, ये मेरा दावा है, ठीक है। आइए यहाँ पे मेरे बात को फिर से क्या बोला, यहाँ पर देखिए, अब क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, क्षेत्रफल के परिवर्तन, क्या बोला, क्षेत्रफल के परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब चेंज, परिवर्तन का मतलब चेंज, मतलब क्षेत्रफल को अगर a माने तो उसमें परिवर्तन मतलब dA। क्या किसी के रिस्पेक्ट, किसी के सापेक्ष बोला है, नहीं, तो किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। क्या पहले ये समझ लीजिए, अगर ये लिखने सीख जाइएगा ना, सवाल अपने आप बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ये मेरा दावा है। अगर ये चीज अगर आप लिखने सीख गए तो सिर्फ यही चीज सीखना है, और हर एक बात को आपको क्लियर करेंगे। चलिए अगले इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं, एक एक साइड से समझते हुए। क्या समझ में आ गया, जहां भी बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब उस राशि में चेंज हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन बोलेगा तो उस राशि में चेंज हो रहा है। अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला,
मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, एक वृत्त की त्रिज्या मतलब r लिख दिए। बोलता है फलना की दर से बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन, तो dr। किसी के रिस्पेक्ट में बोला नहीं, तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया हुआ है बताइए, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दिए। चलिए अगला पढ़िए। बोलता है जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, यहां तक हो गया। तो बोलता है देन, क्या बोलता है, देन हमें किसमें चेंज फाइंड करना है। बोलता है क्षेत्रफल के परिवर्तन मतलब डीए। किसी के रिस्पेक्ट में बोला है क्या, नहीं बोला है, तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये पूछा। तो बोलिए तो किसका बात हो रहा है, वृत्त का, और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो जरा सा बताइए तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सही या गलत, क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए इस एरिया में क्या बोला, चेंज का मतलब क्या होता है दोस्त, डिफरेंशिएशन। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम टाइम के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। बोलिए पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, dA/dt पाई, पहले डिफरेंशिएशन पावर का, जो पावर है बाहर, पावर में 1 माइनस। अब पावर के बाद किसका होगा, आर का, तो आर का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dr/dt। अब सबका वैल्यू मालूम है, रख दीजिए, पाई इंटू 2, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, dr/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो बताइए 3 इंटू 2 इंटू 10 60 पाई। बोलिए एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का पर सेकेंड, कहाँ है आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर किसका बात कर रहा था, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिए बच्चों। किसका फॉर्मूला लगा दिए, सर्कल का जो हमारा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हम उसका फॉर्मूला लगा दिए। अब बोलता है क्या, इसी एरिया में हमें चेंज फाइंड करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन, एकदम आसान है, सिर्फ वर्ड को पढ़िएगा, हम सारा चीज क्लियर कर देंगे। फिर से आइए देखिए यहाँ पे, एकदम डाटा को पहले लिखिए। किसको लिखिए पहले, डाटा को। क्या बोलता है, वृत्त की त्रिज्या बोलता है क्या, फलना की दर से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्त, चेंज। बढ़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, परिवर्तन। तो परिवर्तन किस में हो रहा है बताइए, त्रिज्या में। तो लिखेंगे dr, ये हो गया त्रिज्या में परिवर्तन। अब किसी का रिस्पेक्ट में बोला है क्या, नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया है जरा बता दीजिए, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग से बन रहा है तो फटाक से बना के हमें ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला चलते हैं। उसके बाद एक डाटा क्लियर, बोलता है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ना ये रेडियस बढ़ रहा है ना घट रहा है, सिर्फ बोला ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। हाँ एक चीज और, आपका एक ऑब्जेक्टिव चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 बना ले। जब 6.1 बनाइएगा वहां से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, हम यहां बनाने के लिए सीख रहे हैं। एनसीईआरटी का 6.1 बनाने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एक ऑब्जेक्टिव वहां से आएगा बच्चों, मतलब आएगा, ये फिक्स है, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है बच्चों। चलिए तो ये 4 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है, वृत्त के परिधि मतलब सरकमफेरेंस में परिवर्तन का मतलब डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं बोला है किसके रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये निकालना है। सरकमफेरेंस में हमें चेंज फाइंड करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आइए बस, एकदम मजेदार है, मजे से बनाइए, एक एक लाइन पढ़िए, बनाते जाइए, मजे के साथ आंसर निकालिए। ठीक है बच्चों। तो आइए अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है जरा बताइए। सी से डिनोट करते हैं, क्या होता है बताइए, 2 पाई आर।
अब सरकमफेरेंस में चेंज फाइंड करना है, मतलब डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, आर का टी के रिस्पेक्ट में बताइए डी आर बाई डी टी। क्या सबका वैल्यू मालूम है? रख दीजिए 2 पाई डी आर बाई डी टी का वैल्यू 0.7, क्या हो जाएगा 1.4 पाई। सरकमफेरेंस लेंथ होता है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहीं है? बिल्कुल है। कोई दिक्कत? केवल आपको क्या याद रहना चाहिए बच्चों? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो मजे के साथ बनेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और बच्चों, ये जो चैनल है आपका ना, वह एजुकेशन के पर्पस से बनाया गया है, ठीक है। ये नहीं कि मेरे पर्सनल को लेकर के कमेंट करने के लिए, ठीक। अगर आपको वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बताएं, ठीक है। आप अपना पर्सनल राय मेरे ऊपर ना दें। अब बोलता है सर आप क्या बोल रहा है, देखिए नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा हम पकड़ते हैं। बोलता है सर लगता है कि आप अल्कोहल कंज्यूम करके पढ़ाते हैं। भाई एक बात बोले, मेरा आंखें ही नशीला है तो हम क्या करें इसमें? मेरा आंख ही नशीला है, क्या करें? कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, क्या करें हम? आपको लगेगा ही हम वही करके पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए ना गुरु को, ये पहले आप सीख लें। सबसे बड़ा देखिए, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता केवल पढ़ाई, शिष्टाचार इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है तो आप जानते हैं पढ़े लिखे मूर्ख कहलाते हैं। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। ये नहीं कि हम पर्सनली ले लिए, पर्सनली नहीं, किसी गुरु से, पापा से, मम्मी से, किसी बड़े से किस तरह की बातें करनी चाहिए पहले आप सीख लें, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ बच्चों, अच्छा कोई आ गए थे, वही बात कर रहे थे। तो क्या बोल रहे थे कि बिल्कुल आपके अंदर शिष्टाचार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। केवल पढ़ाई करने से कोई भी आपको बेहतर इंसान नहीं बना सकता है। आपके अंदर लाख ज्ञान है और आपको किसी बड़े के सामने आपका क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या शिष्टाचार होना चाहिए, ये आपको सबसे फर्स्ट सीखना चाहिए, ठीक है। फिर से हम बोलेंगे उसी बात पे, क्या कि एक छोटा सा मजाक, मेरी आंखें ही अगर नशीली है तो मैं क्या करूं, ठीक है। मेरी आंखें ही नशीली है तो मैं क्या करूं, सिंपल सा बात है, फील तो वो आएगा। बट आप उसके पीछे ना जा करके आप मेरे पढ़ाई को देखें और पूरा वीडियो को देखें और देखने के बाद ये बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी समय है हमारे पास, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। हर एक बच्चे के कमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। आपका कमेंट को प्रॉपर एकदम एक एक करके सारा चीज़ क्लियर किया जाएगा। आप ना एकदम ध्यान से मेरे क्लास को देखें, मेरे टेस्ट को बनाएं। जितना टेस्ट ले रहे हैं वो सारे टेस्ट को देखें। 10 टेस्ट फर्स्ट बुक का है, 10 टेस्ट सेकेंड बुक का है और 10 टेस्ट फुल बुक का है। आप इतना देते हैं और मेरे टोटल क्लास को देखें, ठीक है। चलिए, मेरी आंखें नशीली आंखें के ऊपर ना जाएं, ठीक है। पर्सनल कोई राय आप अपना ना दें, आपको सिर्फ एजुकेशन की बातें होनी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमने ये पर्सनली कुछ नहीं लिया है, ठीक है बच्चों। हम सिर्फ आपको बताएं कि पढ़ाई के साथ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरे पर्सनल लाइफ में ना जा करके आप बेहतर होगा कि आप अपने एजुकेशन पे फोकस करें। अगर हमसे मिलना है तो हमारे सेंटर पे आ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि सामने सर, हमेशा उनको देख के यही फील होगा, क्योंकि अभी भी हम बताएं फिर से बोलेंगे बार बार, अरे अपना तारीफ भी तो कभी कुछ कर लें। आप लोग तो तारीफ करते नहीं है मेरा, सिंपल सा बात है। चलिए, आंखें नशीली, चलिए आ जाइए, फिर बात करता है। ये आपका पहला नहीं था, ऐसे भी हमको बोले हैं बहुत सारा कि आपके आंखों को देख करके कुछ ऐसा फील होता है। हाँ चलिए, हाँ पिछले प्रॉब्लम को हम लोग देखे थे बच्चों। अगर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बिल्कुल हमें बताएं। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जबरदस्त तरीका से समझाने वाले हर एक चीज़ को। चलिए एक एक बात को देखते हैं। अब आ गया हमारे पास स्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला, ठीक है। आइए अब प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। मेरे साथ एकदम ध्यान दीजिएगा हर एक बात को। बोलता है एक गोले का आयतन की दर बढ़ रहा है, तो बोलिए आयतन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन, परिवर्तन आयतन को वॉल्यूम भी से डिनोट करते हैं। चलिए, अब बढ़ेगा तो किसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा,
क्या कोई नाम बोला है क्या? कुछ रेडियस रेडियस कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है बच्चों, देख लीजिए, कुछ बोला ही नहीं गया है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक गोले में चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब चेंज हो रहा है, चेंज मतलब डी भी, और किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो किसी का नाम नहीं बोला तो टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना चेंज हो रहा है जरा बता दीजिए? 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एकदम मजे के साथ, टेंशन फ्री रहिए, हर एक चीज को हम क्लियर करेंगे। अगले लाइन में, जब रेडियस कितना हो 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो 2 सेंटीमीटर, रेडियस कुछ नहीं बोला चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर लिख दिए। चलिए अगला पढ़िए, बोलता है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब चेंज, सरफेस एरिया S4 सरफेस एरिया में परिवर्तन मतलब चेंज, किसके रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं बोला तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, समझ में आया? हर एक डाटा क्या बोला? आयतन बढ़ रहा है, बढ़ना या घटना चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डन, यानी डी भी। अब किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, कुछ नहीं बोला मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, डन है। सिर्फ बोला रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर, नहीं बोला बढ़ रहा है कि घट रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब सरफेस एरिया को डिनोट किए S से, वो क्या? के परिवर्तन मतलब चेंज, चेंज मतलब ds। अब किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो लिख दिए d, कुछ नहीं बोला है तो टाइम के रिस्पेक्ट में, डन है बच्चों। चलिए अब निकालते हैं सरफेस एरिया में चेंज। तो सरफेस एरिया क्या होता है जरा सबसे पहले बताइए, इस स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप जब तक नहीं बताइएगा सरफेस एरिया तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। 4 पाई r स्क्वायर लिख दिए। अब इस सरफेस एरिया में हमें क्या फाइंड करना है? चेंज। चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो s का क्या होगा? ds बाई dt। अब बताइए 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, तो बोलिए किसका डिफरेंशिएशन होगा? r स्क्वायर का। आइए मेरे साथ, तो बोलिए ds बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई, पावर है तो पहले डिफरेंशिएशन पावर का, जो पावर है बाहर जिसमें पावर है 1 माइनस, पावर हो गया, पावर के बाद r का t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? dr बाई dt। तो बताइए यहां से आपको क्या मिला? 4 ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या मिला, जल्दी बताइए। ds बाई डी टी आपको मिल गया 4 इंटू 2 8 पाई, और r का वैल्यू कितना मिल गया? r है ना, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2, और dr बाई डी टी हमें मालूम नहीं है, तो dr बाई डी टी। तो बताइए यहां से ds बाई डी टी इज इक्वल टू 16 पाई dr बाई डी टी। अब बताइए आपको ये ds बाई डी टी निकलने से चूक गया, क्यों चूक गया? क्योंकि सर हमें dr बाई डी टी ही मालूम नहीं है, तो हमें क्या फाइंड करना है? dr बाई डी टी, तभी ds बाई डी टी लिख लेगा। dr बाई डी टी यानी कि चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष निकालना होगा, तभी आपका क्या लिख लेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, अदरवाइज नहीं लिख लेगा। तो dr बाई डी टी सर आप कैसे लाएंगे? दिमाग लगाइए, हमारे पास एक चीज मालूम है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर हमें मालूम है, तो क्यों ना हम इस स्फीयर का, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा दें। चलिए लगाइए, बोला है तो जरा बताइए, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। 4/3 पाई r क्यूब, ये है। अब आपको क्या मालूम है जरा देखिए ध्यान से, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष ना, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, टाइम के सापेक्ष कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी टी ऑफ भी 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, d बाई डी टी ऑफ r क्यूब हो गया। तो बोलिए v का t के रिस्पेक्ट में dv बाई डी टी, बोलिए यहां से 4/3 पाई, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का, तो जो पावर है बाहर, पावर में 1 माइनस, डन। अब उसके बाद बताइए, पावर को बंद कीजिए, r का t के रिस्पेक्ट में dr बाई डी टी।
आ गया? बोलिए डी, यहां से ये थ्री कैंसिल। जल्दी बताइए, dv बाई dt का वैल्यू मालूम है 4 पाई। उसके बाद आइए इक्वल टू, यहां से कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया है ना भाई 2 का स्क्वायर, फिर डी आर बाई डी टी। तो बोलिए यहां से 4 पाई कैंसिल, ये 2 का स्क्वायर 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड 1/4 डी आर बाई डी टी। ये आया बच्चों? बता दीजिए आया कि नहीं आया? तो डी आर बाई डी टी के लिए चूक गया था, तो डी आर बाई डी टी हमें मिल गया। तो आइए यहां पे हम लोग को निकालना क्या है, डी एस बाई डी टी निकालना है, और वो कितना निकला है 16 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। बोलिए यही ना निकालना है हमें। अब बोलिए 16 पाई डी आर बाई डी टी लिख दिए। डी आर बाई डी टी का वैल्यू हमें निकल चुका है, तो कितना 16 पाई इंटू 1/4 कैंसिल होगा तो 4 आएगा, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा 4 पाई। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या 4 पाई हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है? बिल्कुल है। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉब्लम आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है। 6.1 को बना ले बच्चों, एकदम हर एक चीज को आपके सामने हम क्लियर कर दिए। ठीक है, तो बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला लगा करके जब डिफरेंशिएशन किए, वैल्यू पुट किए, तो डी आर बाई डी टी के लिए चूक गए। तो उसके बाद हम डी आर बाई डी टी लगाने के लिए हाई लगाए, खोपड़िया जिसको कहते हैं। क्या लगाएं कि हमें चेंज ऑफ वॉल्यूम मालूम था, तो हम स्फेयर का, गोला का, हम लोग इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिए और उसका डिफरेंशिएशन करके डी आर बाई डी टी को पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। जो भी डाउट होगा बच्चों एकदम कमेंट के थ्रू बताएं, एकदम बिंदास बताएं, एकदम फ्री रहिए। आइए यहां पर बताते हैं 0 से 2 पाई। जब एक राउंड अप कंप्लीट करता है 0 से 2 पाई के लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, जब आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू, देखिएगा महत्तम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जब मैक्सिमम वैल्यू बोला जाएगा तो कितना होगा, और इसका जब ये सब चीज को याद रख लीजिए, आपका यूज होने वाला है। ओए मैक्सिमम हो गया, अब मिनिमम वैल्यू, एकदम इस चीज को याद रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, एकदम याद रखिए। एंगल कुछ भी रहेगा, साइन 2x हो, कॉस 2x हो, 3x हो, 4x हो, कुछ भी एंगल रहेगा उससे फर्क नहीं, एकदम सीधा याद रखिएगा। ठीक है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा ये बताते हैं। तो हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 दैट मीन्स √2, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा √2 और मिनिमम वैल्यू होगा -√2। एकदम याद रख लें आप इसको बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा √2 और मिनिमम वैल्यू होगा -√2, और अगला आपसे पूछा जाएगा किसका, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या कि आपके पास एंगल में कुछ भी रहे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/2 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1/2। जितना याद रखिए, आपको हर एक चीज को क्लियर करते हैं। तो यहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उचिष्ट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा √2। मार देंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? मिनिमम वैल्यू बोलता तो -√2। याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? सिमिलर याद रखिएगा एकदम चीजों को। जब 0 से 2 पाई का बात होगा, किसी भी मॉडुलस फंक्शन के लिए अगर बात करेगा, मॉडुलस फंक्शन मोड एक्स,
तो मॉड के अंदर x रहे, x+2 रहे, x+3 रहे, आपको सारा चीज बता रहे हैं, ध्यान से यहाँ पे याद रखिएगा। मॉड के अंदर x रहे, x+2 रहे, x+3 रहे, x+4 रहे, x+5 रहे, कुछ भी रहे मॉड के अंदर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और इसका मिनिमम वैल्यू जीरो। आपके मॉड के अंदर सुनिए x है, x के जगह x+2 भी रहता तो यही होता, x+3 भी रहता तो यही होता, x+4 भी रहता तो यही होता, मॉड के अंदर जो भी रहेगा। क्लियर है? जैसे लेकिन अगर ये लिख देगा मॉड x+2 का, इसका बोल देगा, तो मॉड के अंदर देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, एक ये तो सिंपल वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको चेंज करते लिखते हैं x+2 और +2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मॉडुलस देखिए ये पॉजिटिव में है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, इसका केवल और केवल क्या पॉसिबल होगा? मिनिमम वैल्यू। केवल और केवल क्या पॉसिबल होगा? मिनिमम वैल्यू। तो मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा, अलजेब्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, अलजेब्रिक में, तो क्या हो जाएगा इसका? जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो। और प्लस बाहर में है 2, तो +2 यानी कि कितना होगा? 2। ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला 2 को हम ऐड किए हैं। मॉड के अंदर x+2, x-2, x+3 कुछ भी रहे, उसका मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा जीरो ही होगा, लेकिन बाहर में +2 है तो 2 को ऐड करना होगा, इसलिए 2 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन उसी तरह से अगर f(x) = मॉड के बाहर अगर माइनस दिख गया, तब इसका महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, उचिष्ट मान, मैक्सिमम वैल्यू जो इसका होगा जीरो होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। जो हम लिख रहे हैं इस नॉट पॉइंट को आप लिख लें, इस नॉट पॉइंट को लिख लें, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जो हम बता रहे हैं बच्चों एकदम लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आएगा, हम पहले बता चुके हैं। जो भी चीजों को हम आपके सामने रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम क्लियर रखिए, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी चीज आपके बीच हम रख रहे हैं इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हमारा माइनस रहेगा। तो इसी तरह से इस मॉड x के अंदर x+2, x+3 रहे तो सेम कहानी होगा। अब आइए, जैसे अगर हम आपको पूछते हैं, क्या फिर से हम 0 से 2π का बात कर रहे हैं, कहां से? 0 से 2π का बात कर रहे हैं। अगर हमारा पूछा जाएगा sin x के बारे में, किसके बारे में? sin x के बारे में या cos x के बारे में? किसके बारे में? sin x या फिर cos x के बारे में, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, sin x का भी और cos x का भी। किसमें? हम 0 से 2π का बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। ठीक है, अदरवाइज tan x का, cot x का, cosec x का, sec x का, ये सब का 0 से 2π में नहीं मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा और नहीं मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगा। बच्चों याद रखिएगा, ये दो का ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। जो रेस्ट 4 बच जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका 0 से 2π में नहीं मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगा और नहीं मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगा। एक एक बात को जितना अच्छी तरह से आप समझिएगा आपके लिए उतना बेहतर है बच्चों। हम सारा चीज हम पहले बोल दिए हैं, एक ऑब्जेक्टिव, बातें भयंकर करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए अगला खेला, देखिए यही अगर हम sin x या cos x एक साथ बोल रहे हैं, यहां पे जैसे sin x है ना, अगर cos x भी रह गया मोड के अंदर, ठीक है, sin x और cos x भी रह गया, सिर्फ ये दोनों का बात करें, tan cot cos x sec cot का बात नहीं कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा ना तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2π का ही बात कर रहे हैं, इसी का बात कर रहे हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 तो होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू
ये सब चीज को याद रखिएगा, हम क्लास में पूरा डिटेल से बताए थे। मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी पॉइंट हम लिख रहे हैं याद कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। सुने बच्चों, एकदम बेहतर है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब अगला देखिए, इसका ये हो जाएगा, फिर tan cot cosec sec cot जो 4 बच गया, उन लोगों का ना ही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है और ना ही मिनिमम, ठीक है। आइए अगला देखिए, अगर fx इज इक्वल टू कुछ भी रहेगा, x + 1 x + 2 x + 3 कुछ भी रहेगा, अगर उस पे पावर हो जाता है इवन, पावर में इवन नंबर होता है, या x पर क्या हो सकता है सर, x + 2 भी हो सकता है, x + 3 x - 4 x - 7 कुछ भी हो सकता है x के जगह पे, लेकिन होल पे पावर आपको अगर इवन नंबर दिख जाता है, इवन नंबर दिख जाता है, तो उस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू, सारी चीजों को लिख लें दोस्तों, यहां पर मिनिमम वैल्यू 0 होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आपको x पे पावर अगर ऑड नंबर दिख जाता है, जैसे ही x पे पावर अगर आपको ऑड नंबर दिख जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपको x पे पावर ऑड नंबर, इस x के जगह पे क्या हो सकता है बच्चों, x + 2 भी हो सकता है, x - 2 भी हो सकता है, x + 3 भी हो सकता है, x + 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ऑड नंबर दिखेगा तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए, और हम जितना भी लिख रहे हैं ना, जितना भी लिख रहे हैं, आपके एग्जाम में इसी में से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आएगा, और आपका दोनों का दोनों क्वेश्चन आज के क्लास से लड़ेगा। याद रखिएगा, दोनों का दोनों क्वेश्चन, जितना इससे 2 अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो दोनों का दोनों क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड होगा। एकदम हम जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे एकदम सटीक होगा। नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन का क्लास, वेट कीजिए, मजा ही मजा मिलेगा दोस्तों। हर एक चीज आपके सामने रख देंगे, डरना नहीं है, ठीक है। 2 क्लास के बाद जो भी छूटा हुआ है आपका, हम हर एक कमेंट को ध्यान में रखें, खोपड़िया में है, ठीक है, बट अकेला है दोस्त, अकेले क्वेश्चन को टाइप भी करना है, अकेले क्वेश्चन का ऑप्शन भी बनाना है, अकेले सोचना भी है कि आपके लिए एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपको पढ़ाना भी है। सब काम हमको अकेला करना पड़ता है। मेरे अंदर कोई भी इंसान नहीं, मेरे अंडर पे कोई भी व्यक्ति काम नहीं करते हैं। जितना भी चीज़ देख रहे हैं सब मेरे मेहनत का है, ठीक है। टोटल चीज़ कोई नहीं बोल सकता है कि हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, हम ये कोई नहीं। जो भी चीज़ें हैं हम रात में मेहनत करते हैं, फिर रात को पढ़ाते हैं। आप टाइम देखिएगा आपका हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका एक कमेंट ना हमको, मेरे मनोबल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, और जगने का इच्छा, और बेहतर चीज़ आपके बीच दें, ये चीज़ें लगता है। बिल्कुल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, आगे का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, जल्द ही आपको क्लास 11th का भी मिलने वाला है, तो जो जूनियर बच्चे हैं आप लोगों से उनको बोल दें, अगर आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो उनको शेयर कर दें हमारे चैनल को, और ये बताइए कि इस क्लास को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारा चीज़ 11th का मिलेगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों के बीच, अपने जूनियर के बीच जरा सा चैनल को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपके बीच अगर हम लगे हुए हैं तो, अगर हमारी मेहनत को आप समझ रहे हैं, हमारे पढ़ाई को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप चैनल को शेयर करें अपने जूनियर के बीच कि दोस्तों इसी चैनल में 11th का भी आने वाला है, और 11th में भी जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है, प्रॉपर बेसिक से बताया जाएगा। तो जरा सा अपने जूनियर को एक बार शेयर कर दीजिए और उनको सारा चीज़ के बारे में बता दें, इससे बेहतर चैनल नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, अभी तक हम लोग देखें ये सारी चीज़ों के बारे में। चलिए, तो अभी तक हमने जितना भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया दोस्तों, ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये आने वाला है। इनमें से कोई एक एकदम क्लियर हो जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ऑब्जेक्टिवों को याद रखिएगा, इसमें से आएगा। वैसे जो भी आता है हम सारे चीज़ों को बताएंगे। अभी तो हाईवे क्लास बाकी है, हाईवे में हम लोग उड़ेंगे। अभी वेट कीजिए, सब मिलेगा। अभी सेट मारना बाकी है, सब चीज़ करेंगे। वेट कीजिए ना। बोले तो अकेला इंसान क्या कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा हमें भी रेस्ट दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को मेरे साथ पढ़िएगा। एक वृत्त, फिर से वृत्त का बात हो रहा है, उसकी परिधि बढ़ रही है। बढ़ना मतलब परिवर्तन, परिधि सर्कमफेरेंस यानी सी, बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन यानी डिफरेंशिएशन। जब चेंज होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा। नाम बोला है क्या रेडियस स्टूडियस का? नहीं बोला है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर बोलता रेडियस के रिस्पेक्ट में, त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम यहाँ टी के जगह पे क्या लिखते? आर लिखते, जिसके सापेक्ष बोलेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया है बताइए? 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक लाइन कंप्लीट। अगला पढ़िए। रेडियस 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? आइए, बोलता है क्या? त्रिज्या के परिवर्तन, चेंज ऑफ रेडियस। तो बोलिए त्रिज्या में परिवर्तन मतलब डी आर। अब चेंज होगा तो किसी के रिस्पेक्ट में। क्या किसी का नाम बोला है? नहीं बोला, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इज इक्वल टू व्हाट? तो रेडियस का बात बोला, तो आइए हमें यहाँ क्या मालूम है? सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो बताइए वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। बोलिए सरकमफेरेंस में चेंज हो रहा है मतलब डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम टी के रिस्पेक्ट में। तो बताइए 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, और फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? आर का, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए यहां से क्या मिलेगा? डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई डी आर बाई डी टी। तो बताइए यहां से डी सी बाई डी टी का वैल्यू कितना है? 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई डी आर बाई डी टी। पाई और पाई कैंसिल, और यहां से 2 5 आर 10। तो यहां से कितना आ जाएगा? देयरफॉर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आया है बताइए? 5। रेडियस है तो सेंटीमीटर, चेंज है तो पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों बताइए, लाइन वाइज लाइन पढ़ के एकदम समझ में आ रहा है? इसी तरह से है क्वेश्चन। एक बार अगर आप समझ लीजिए, हर एक चीज को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोलता है क्या? एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। फिर से क्या बोला? चेंज ऑफ रेडियस, बढ़ना या घटना, चेंज को बतलाता है। तो क्या लिखेंगे? डी आर। किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कुछ नाम बोला है? नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कंप्लीट। कब? जब रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यानी क्या हो गया? आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है? परिधि के परिवर्तन। परिधि में परिवर्तन मतलब डी सी। शायद भाई ये प्रॉब्लम हम बना चुके हैं पहले ना, ये प्रॉब्लम बना चुके हैं, ये प्रॉब्लम हम बना चुके हैं, हमें पूरा याद है। ये वाला प्रॉब्लम है, देखिए सेम टू सेम प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम छोड़ते हैं, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। ये प्रॉब्लम को हम बना चुके हैं। चलिए आइए यहां पर बोलता है क्या? एक वृत्त की त्रिज्या, जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। बोलता है एक वृत्त की त्रिज्या आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर। चलिए इस बार हमारा रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या है बताइए? आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। बोलता है वृत्त के क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष। बोलिए, इस बार बोल दिया। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। बोलता है कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल किसको ले लेते हैं? ए को। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब डिफरेंशिएशन। अब परिवर्तन होगा तो किसी के सापेक्ष, तो किसी के सापेक्ष, तो यहां मेंशन कर दिया आर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। तो आर के सापेक्ष क्या होगा? व्हाट? क्या है? पूछा कि नहीं? क्या है? तो निकालते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन समझे। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बोलता है क्या कि इसके एरिया में जो चेंज होगा, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन, तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां बोल दिया उसके रेडियस आर के सापेक्ष। रेडियस
आर के रिस्पेक्ट में बोल दिया, इसलिए आर के रिस्पेक्ट में किए। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला का यूज करते हैं, किसका, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। बोलिए पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा बच्चों, तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। तो बताइए बच्चों यहां से डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई, जो पावर है बाहर पावर में एक माइनस, पावर के बाद आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, तो पाई इंटू 2 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना दिया है 6, यानी कितना हो गया 12, हम 21 लिख रहे हैं, सॉरी बच्चों, 12 पाई एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर पर, रेडियस बोला है तो रेडियस का सेंटीमीटर। अब एक एक कटाइएगा नहीं, ये चेंज को बताता है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर। बताइए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, हर एक टाइप का प्रॉब्लम, हर एक टाइप के प्रॉब्लम का हम बात कर रहे हैं, एकदम ध्यान दे, मजा आ जाएगा बनाने में। और बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। बिल्कुल बच्चों समझ में आ रहा है, जल्दी कमेंट के थ्रू बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए यहाँ पे बोलता है क्या, एक घन का आयतन इतना की दर से बढ़ रहा है। फिर बोला बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। क्या किसी का नाम बोला क्या, नहीं, मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना दिया है वो बताइए, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डन। चलिए जब उसका भुजा, भुजा का मतलब साइड, साइड को कुछ हम ले लेते हैं एक्स, एक्स ले लें, कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया में चेंज, सरफेस एरिया में चेंज मतलब डीएस। क्या किसी के रिस्पेक्ट में बोला है, नहीं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू व्हाट। तो जरा हमें सबसे पहले बताइए कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बताइए बच्चों। किसका, यहां पर देखिए किसका, क्यूब का, किधर गया जी, पृष्ठ क्षेत्रफल बात हो रहा है, और किसका बात हो रहा है इस बार, घन यानी क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर। अब बताइए साइड में हमें क्या फाइंड करने बोला है, चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। 6 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बताइए ds बाई डी टी इज इक्वल टू 6। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, जो पावर है बाहर जिसमें पावर है एक माइनस, पावर के बाद x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। चलिए बच्चों सबका वैल्यू रखिए, ds बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये आ गया। बोलिए x का वैल्यू मालूम है ना कितना, 10। 12 इंटू 10 डी एक्स बाई डी टी। बताइए यहां से कितना आया। इसी टाइप से एक और प्रॉब्लम हम बना चुके थे, कितना 120 डी एक्स बाई डी टी। तो बताइए फिर से सरफेस एरिया अभी हमारा नहीं निकला, किसके कारण सरफेस एरिया नहीं निकला। एक प्रॉब्लम सिमिलर बनाए थे स्फीयर में, गोला में, और अभी किसके बारे में बना रहे हैं, क्यूब, घन में। किसके कारण हमारा नहीं निकला सरफेस एरिया, dx बाई डी टी के कारण। तो बताइए अब dx बाई डी टी के लिए फिर दिमाग लगाएंगे, तो हमें क्या मालूम है, चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्या मालूम है हमें यहां पर, बताइए क्या मालूम है यहां पर, चेंज ऑफ वॉल्यूम। क्या मालूम है, चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आइए फटाक से हम लोग क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोलिए क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड क्यूब। हम साइड x सपोज किए हैं। अब बताइए dv बाई डी टी मालूम है, यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताइए dv बाई डी टी डायरेक्ट करते हैं, पावर का 3x स्क्वायर और x का t के रिस्पेक्ट में
डी एक्स बाई डी टी, बताइए डी वी बाई डी टी का वैल्यू 9, 3 इंटू एक्स का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू 10, बताइए यहां से 3 3 कैंसिल, तो कितना आएगा बताइए, 3 बाई 10 का स्क्वायर 100, डी एक्स बाई डी टी, बताइए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू मिल गया, मिला या नहीं मिला? तो बताइए यहां से हमारे पास डी एस बाई डी टी का वैल्यू जल्दी बताइए, डी एस बाई डी टी का वैल्यू बताइए बच्चों, 120 डी एक्स बाई डी टी आया, यही है ना? हाँ बोलिए डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू तड़ा बताइए, 120 इंटू 3 बाई 100, बोलिए 1 0 कैंसिल, तो कितना होगा 36 बाई 10, यानी कि 3.6 आएगा, कितना 3.6, सरफेस एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आया कि नहीं आया बच्चों बता दीजिए। क्या आपसे एप्लीकेशन और ऑफ डेरिवेटिव से जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो बनेगा कि नहीं बनेगा? हर एक चीज क्लियर कर दे रहे हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी की ओर आएंगे। चलिए, बोलता है क्या, एक वृत्त की, ये बनाए थे क्या 10 सेंटीमीटर, ये बना चुके हैं, ये बना चुके हैं दोस्तों, ये भी प्रॉब्लम को बना चुके हैं, देख लीजिए यहां पर। ये है, हमें क्या फाइंड करने बोला था, चेंज ऑफ रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस, यही प्रॉब्लम था हमारा। क्या था हमारा? चेंज ऑफ रेडियस ही फाइंड करने बोला है। ये भी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को एक बार फिर से आप खुद से बना लें, हम बना चुके हैं पहले। तो एक एक प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो यहां से हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो थोड़ा सा हमको 5 मिनट का समय दीजिए, जो लगातार अभी चलता रहेगा क्लास, ठीक है। थोड़ा सा हम आज की क्लास को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया? आप बताएं हमें कमेंट के थ्रू, थोड़ा सा समय दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के स्लाइड को थोड़ा सा हम सेट कर लें, ठीक है बच्चों। आइए जरा प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को जल्दी देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको जो भी ऑप्शन लगेगा पहले आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटना हो, उसके लिए कंडीशन पूछा गया है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। तो आइए देखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमारा जो कंडीशन होता है, किसके लिए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए वो क्या होता है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एकदम ध्यान से रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किसके लिए? स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों? ए। याद रखिएगा, आज प्रोबेबिलिटी अगेन स्टार्ट हो रहा है फिर से। हम लोग पढ़े थे 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए नहीं, 2 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स का बाकी है, अभी सब बाकी है। आपका पूरा कमेंट हमको याद है, जो भी आप कमेंट किए ना, बिल्कुल जो जो टॉपिक में प्रॉब्लम है आप करते जाएं। हाईवे क्लास में सब मिलेगा आपको एक साथ, टोटल चीज मिलेगा। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट का हो गया कंडीशन याद। चलिए अगले प्रॉब्लम के लिए क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम है और इंटरसेक्शन मालूम है, यूनियन निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इंटरसेक्शन निकालिएगा तो इस साइड होकर ये इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा और यूनियन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इंटरसेक्शन इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस, और यूनियन उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। एकदम यही फॉर्मूला। अब आपके लिए रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास, 1/2 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 8। तो कितना होगा, 3 प्लस 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 7 में 2 चला गया, 5/8। क्या 5/8 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है।
समझ में आ रहा है बच्चों? एकदम प्रोबेबिलिटी देखिए तो एक एक से बढ़कर एक एक क्वेश्चन मिलने वाला है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलने वाला है। आप देखते जाएं आपको क्या चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें सिर्फ बताएंगे एकदम क्लियर। ये स्वतंत्र घटना के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ ए नॉट है, ठीक है, यहाँ नॉट लिखा हुआ है, तो क्या है ए नॉट है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी का मीनिंग होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर लिखा है ए इंटू बी, यहाँ प्लस, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब यहाँ नॉट वाला दिया है, तो इस तरह बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। इसका मीनिंग ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। यहाँ पर बी था तो हम बी लिखे, बी नॉट है तो क्या लिखेंगे, बी नॉट लिखेंगे। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, हमारा बताइए फटाफट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी नॉट इज इक्वल टू, ये भी खत्म, प्रोबेबिलिटी यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, नॉट है। क्या है एक बार फिर से बता दें, ये ऑप्शन के बारे में, बी के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट इज इक्वल टू लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट लिखा हुआ है। आपको शायद नॉट ना दिखाई दे बच्चों, वो नॉट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अगर ए बी लिखा हुआ इसका मतलब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड समझ में आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला प्रॉब्लम में ए बी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया है, ए बाई बी निकालने बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिससे भाग हो उससे भाग दे देना है, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, जब घटना बी घटित हो चुका है तो ए की होने की प्रायिकता, बी वाला घटना घटित हो चुका रहता है और ऊपर वाले का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ता है। ये इवेंट अकर्ड हो चुका रहता है, इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में याद रखिएगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा उसी का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बच्चों बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 1/4, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 1/3। जब ये ऊपर जाएगा तो 3/4। क्या कोई ऑप्शन है 3/4? बताइए फटाक से, 1/4 और 1/3, 3/4, 3/4 नहीं, कहीं नहीं दिया है, तो ये सारा ऑप्शन गलत है। इसके जगह पे 1/4 के जगह पे हम 3/4 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, जरा सा देखते हैं फ्लाइट मोड किए है कि नहीं तो फोन आने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल फ्लाइट मोड में है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई बी, बी बाई ए इज इक्वल टू व्हाट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है ना। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए फॉर्मूला, तो ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, क्या लिखिए आइए यहाँ पे बताते हैं। आप बी इंटरसेक्शन ए लिखिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम होता है। आप ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, तो ये हम ए इंटरसेक्शन बी बाय जो डिवाइड है उसी से डिवाइड करेंगे। तो बोलिए ये और ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलिए एग्जाम में प्रॉब्लम बनेगा कि नहीं, यस और नो में जल्दी जवाब दीजिए बच्चों। क्या प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बनेगा या नहीं? अभी एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम बाकी है और नेक्स्ट क्लास याद रखिएगा इंटीग्रेशन का, नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन का, उसका नेक्स्ट क्लास वेक्टर 3D का खत्म। यानी कि अगले 24 घंटे में आप लोगों का शायद कंप्लीट हो सकता है, 24 से 36 घंटा में पूरा सिलेबस कंप्लीट, मतलब और 2 से 3 क्लास में,
ठीक है, 2 से 3 क्लास में एकदम कंप्लीट कर देंगे हम सारे चीज़ों को। आप सिर्फ क्लास में बने रहें, हर चीज़ों को देखें, उसके बाद आप लोगों का जो भी कमेंट आया हुआ है उन सारे कमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक क्लास में। जितने घंटे का जाएगा एक क्लास में सॉल्व करने के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे स्पेशल में। ठीक है, आप हमारे चैनल में जुड़े हैं, बिल्कुल हमें खुशी मिल रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कमेंट करके आप नहीं बता रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख करके चले जा रहे हैं। बिल्कुल बताएं हर एक चीज़ों को। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या दिया हुआ है बताइए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख ले, यहाँ पर देख ले आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल नॉट दिख रहा है, एकदम दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये नॉट दिख रहा है। क्या फाइंड करने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो यहाँ से याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, ए यूनियन बी होल नॉट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनिए यहाँ पे एक एक चीज याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, और इसका मीनिंग होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब दूसरा देखिए, ये एक हो गया, अब दूसरा देखिए, यही इंटरसेक्शन के जगह पे अगर यूनियन दे दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, तो सेम इंटरसेक्शन था तो यूनियन का होल नॉट लिखे हैं, अब यूनियन होगा तो हम इंटरसेक्शन का होल नॉट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का होल नॉट लिखेंगे, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, तो ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, और इसका मीनिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है ना ए यूनियन बी का, तो बोलिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एकदम बच्चों जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जितना भी प्रोबेबिलिटी, इसी वजह से कोई एक प्रॉब्लम ना आ जाए आपके एग्जाम में, फिर देखिएगा हल्का सा स्किप आपके लिए समस्या हो सकता है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4। आप इसको सॉल्व कर लें, इसको हम आपको दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लें, जो आएगा वही आंसर आएगा। ऑप्शन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आप जो भी कैलकुलेशन कीजिएगा वही आएगा। क्या कैलकुलेशन बताने से कोई फायदा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना है, वहाँ पे है या नहीं है, सब चीज़ हम रख दिए, आप सॉल्व कर लें। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। अब बोलता है क्या कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, 0। तो जब किसी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना बोलते हैं। जब हमारे पास इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 होता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परस्पर अपवर्जी घटना बोलते हैं। एकदम जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए एकदम ध्यान रखना है। हमारे पास क्या दिया है, ये प्रोबेबिलिटी छूट गया है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। क्या बताने सकिएगा बच्चों, बताइए पहले एकदम ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इतना दिया है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो आइए हम देखते हैं फटाक से, जरा सा बताइएगा, तो जरा बताइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। सही है गलत? अब जरा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, बताइए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, और यहाँ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। बोलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। ये घट गया है तो 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बचेगा बच्चों। अब बताइए हमें, जरा ध्यान से बताइएगा, ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इस साइड ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलिए ये माइनस को इधर ले आए तो वो प्लस हो गया, और इधर क्या बचा है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बचा हुआ है, बचा हुआ है कि नहीं? अब बताइए इसको हम माइनस में नहीं, इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड में लाए तो यहाँ क्या बचेगा? 1। बताइए बच्चों, एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपको एरो गैरो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब आप बनाइएगा सारे चीज़ों को तो आपके एग्जाम में पता चलेगा अरे इतना क्वेश्चन लेवल में सॉल्व किए, ये क्या है? उड़ाओ, फटाक से उड़ाइएगा। अब बताइए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलिए 1। बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सही लिखे या नहीं लिखे हैं बताइए? तो कहीं पर है ऐसा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी। बताइए बच्चों क्वेश्चन जबरदस्त था कि नहीं? सिर्फ एक चीज आपको मालूम था यहाँ पर, एक चीज, और उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मजेदार था कि नहीं ये बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को। बोलता है क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें जवाब दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। बताइए पिछले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट बताए थे, और बताइए फिर से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताए थे बच्चों? बता दीजिए जरा सा, ये बताए थे? चलिए सारा प्रॉब्लम आपके साथ है, आप सिर्फ एकदम मस्ती से मेरे बातों को ध्यान में रखिए। कैंसिल, तो क्या मिल गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बताइए मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? एकदम मजेदार क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा सारा बनाएंगे। अब बोलता है क्या? ए बाई बी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिवाइड है उससे, जल्दी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.5, 2 है तो यहाँ 1 0 लगाएंगे, डेसिमल खत्म, तो बताइए कितना आएगा? 32/50। आप इसको अब कैंसिल कीजिएगा, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है बच्चों, इसको आप खुद कैंसिल कीजिएगा, ठीक है? चलिए सारा क्वेश्चन मजेदार आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आइए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, लॉजिकदार क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आपके बीच। हम पहले बताते रहे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है आपके बीच। आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाई बी, ठीक है? अब यहां से हम एक कंडीशन बताएंगे, याद रखिएगा थोड़ा देर के बाद। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो यहाँ डिटेल से नहीं, हम कंडीशन को बताएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बोलिए यहां से क्या आएगा एलसीएम बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा तो क्या आएगा बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी। ये आया? अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्या कि ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन, प्लस का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, हम सेट बता रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है हमारा बी। क्या होता है? बी। सिमिलर अगर आपसे हम पूछेंगे एक और केस, क्या केस? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो यहां पर क्या होगा? ए। याद रखिएगा। तो यहां पर बताइए हमारा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। जब प्रोबेबिलिटी का बात बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और नीचे भी कितना है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैंसिल हो गया तो कितना आया? 1। कहीं 1 ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। क्या बच्चों, ये सेट का बात है। अब बस प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो दोनों में प्रोबेबिलिटी लगाएंगे और यूनियन के जगह पे क्या लगा देंगे? प्लस। यूनियन के जगह पे प्लस। बस। क्या ये लॉजिक याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में ये पूछ ना दिया जाए। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है बोलता है क्या एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो एक डाई को जब थ्रो करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा? 6। तो बोल रहा है किसका प्रोबेबिलिटी? 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से बड़ी संख्या कौन कौन होता है? 4, 5, 6, यानी टोटल कितना हो गया? 3। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया? 6, यानी 1/2। कहीं 1/2 है भाई, यहाँ 2/2 लिख दिए, ये गलती है, 2/2 नहीं 1/2 ये वाला होगा। थोड़ा सा प्रेशर के कारण, और क्या, सब तो खुद से करना पड़ता है ना बच्चों, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, 1/2 कैसे किए? 3 से बड़ा संख्या ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 जैसे बोला तो कौन कौन 3 से बड़ी कौन कौन होता है? 4, 5, 6, तो टोटल 3 नंबर, तो 3/6। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। बोलता है क्या ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमारा कंडीशन क्या होगा बताइए? इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। सही या गलत? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है क्या पत्तों की ताश की एक गड्डी में, जब पत्ता का ताश का बात होता है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल 52। अब उसमें से किंग का कार्ड निकालना है, तो किंग का कार्ड केट होता है बच्चों, किंग का टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 4, तो 4/52 यानी कि 1/13। 1/13 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। किंग का कितना कार्ड होता है? 4 कार्ड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, b/a पूछ रहा है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप बोलिएगा क्या सर हम बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम। बाई जो नीचे रहेगा उससे डिवाइड, तो बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, इसको पलट देंगे तो 3/5। ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई दिक्कत है बताइए? आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा अब बन जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या निकालने बोल रहे हैं जल्दी बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम बताए थे कि जब ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो उस साइड माइनस में चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बताइए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। तो कितना हो गया बोलिए? 11/11, हाँ 11/11 माइनस 7/11 इज इक्वल टू 4/11। क्या 4/11 कहीं ऑप्शन है? बिल्कुल ए नंबर में। क्लियर है? कोई दिक्कत फॉर्मूला में? आप फॉर्मूला को देख लें, एकदम फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम अब कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही प्रोबेबिलिटी का बचा है। और याद रखिएगा बच्चों, जितनी बेसिक बातों को किए हैं सारी बातें से रिलेटेड आपका एग्जाम में आएगा। क्या लिखा है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना लिख लेगा जरा बता सकते हैं? 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना होगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया। ठीक है, आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मालूम है हमारे पास 1/5 और इंटरसेक्शन कितना मालूम है जरा बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना मालूम है बता दीजिए बच्चों 1/4 आ गया। निकालना हमें क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो बी बाई ए का फॉर्मूला बताइए ए इंटरसेक्शन बी और जो डिवाइड में है उससे डिवाइड कर देंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2/3। ये पलट जाएगा 1/4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/8। 3/8 कहीं ऑप्शन है? ओह 5 ही दे दिया है। b/8 तो पूछा है। ठीक है 2/3 नहीं कहीं गलती हुआ होगा 3/8 देख लें आप लोग 3/8। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। फिर से क्या निकालने बोल रहा है इस बार हमारा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 6/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इस बार मालूम है कितना 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना लिख लेगा बता सकते हैं बच्चों? क्या लिखेंगे बताइए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। तो बताइए 1 माइनस 5/13 8/13 आएगा 13 में 5। अब बताइए इंटर यूनियन मालूम है। क्या मालूम है हमें? यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना मालूम है 7/13। ये निकाल लिया हम लोगों ने सारा। अब हमें इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू बताइए 6/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू बताइए 8/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताइए 7/13। खुद से निकाल लीजिएगा। बोलिए बच्चों क्या खुद से निकाल लीजिएगा? हम छोड़ दें इसको, जो आने वाला है उस ऑप्शन को लगाइएगा, जो होगा गड़बड़। ये आपका प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहां से बच्चों आप सबों का सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या बच गया ऑब्जेक्टिव के लिए? एक बच गया इंटीग्रेशन, एक बच गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा, उससे भी बाहर नहीं जाएगा और इंटीग्रेशन से भी नहीं, और वेक्टर 3D। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि एक क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो हम लोग वेक्टर और 3D को कंप्लीट कर दें। ठीक है बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से अगले क्लास में अगले नए ऑब्जेक्टिव को लेकर के, ऑब्जेक्टिव के खजानों को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।